सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रद्रोह के मुद्दे पर, समझने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रद्रोह क्या होता है, राष्ट्रद्रोह इस समय क्यों चर्चा में बना हुआ है, क्यों कुछ समीक्षकों का यह कहना है कि जो राष्ट्रद्रोह का कानून है वह अब प्रासंगिक नहीं रह गया। तो समझेंगे कि आखिर ये पूरा वाकया और मुद्दा क्या है। आइए हम इसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इसका आपके जो सिलेबस से क्या संबंध है। तो आपका जो मुख्य परीक्षा का सेकंड पेपर है जीएस का, उसमें कुछ टॉपिक दिए गए हैं, जैसे कि संगठन और उनके कार्य, और विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका और उनकी शक्तियों का जिक्र किया गया है। इसी में एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप और प्रेशर ग्रुप का जिक्र किया गया है। इसी पेपर में आपको टॉपिक मिलेगा न्यायपालिका के कार्य, शक्तियां और उनकी सक्रियता। तो जो हमारा टॉपिक होगा, आप इसको, यह जो टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं इनसे जोड़कर देख सकते हैं। और मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यह जो आपके यूनिट हैं या जो टॉपिक है काफी महत्वपूर्ण है। और जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं यह क्या होगा, काफी प्रासंगिक है। कई बार इससे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उसका भी मैं जिक्र करूंगा। सबसे पहले बात आएगी कि आखिर इस पूरे वीडियो में मैं किन किन पक्षों पर बात करने वाला हूं। तो हम इसमें बात करेंगे कि आखिर ये जो राष्ट्रद्रोह का मुद्दा है ये चर्चा में क्यों है। फिर यह समझेंगे कि आखिर जो राष्ट्रद्रोह का यह जो मुद्दा है यह होता क्या है, यह राष्ट्रद्रोह कानून क्या होता है। फिर ये देखेंगे कि आखिर इसकी ऐतिहासिकता क्या है, अर्थात किन परिस्थितियों में राष्ट्रद्रोह का जो कानून है उसको लाया गया था और क्यों अब कहा जा रहा है कि वह परिस्थितियां अब बदल गई। फिर देखेंगे कि आखिर इसके पक्ष में तर्क क्या है, फिर ये देखेंगे कि इसके विपक्ष में तर्क क्या है, और फिर फाइनली हम ये देखेंगे कि आखिर आगे की राह हमारी क्या होनी चाहिए, किस डायरेक्शन हमें बढ़ने की आवश्यकता। आई होप आप समझ पाए होंगे। इसका डेप्थ एनालिसिस करने का प्रयास हम करेंगे। आइए हम समझते हैं कि सबसे पहले चर्चा में है क्यों। तो आपको पता है कि 26 जनवरी को दिल्ली सीमा पर धरना दे रहे किसान के कुछ संगठनों ने कहा था कि वो क्या करेंगे, ट्रैक्टर रैली का आयोजन करेंगे। अब जब रैली हुई तो इस रैली में शामिल लोगों का कई समूह दिल्ली के आंतरिक भागों में प्रवेश कर गए और इसके वजह से कई तरह की अराजकता भी देखने को मिली और कई स्थानों पर दिल्ली पुलिस के साथ इनकी झड़प भी हुई और इसमें कई जो है कि पुलिसकर्मी घायल भी हुए। इसी रैली में एक घटना और हुई और एक किसान की मौत हो गई। तो पुलिस के अनुसार किसान की जो मौत हुई थी वह ट्रैक्टर दुर्घटना के कारण हुई थी, अर्थात वो स्पीड से गाड़ी चला रहे थे और पुलिस का कहना था कि वह ट्रैक्टर पलट गया, उसकी वजह से किसान की मौत हुई है। यह जो घटना हुई थी यह इस सीसीटीवी में कैद हुई थी और जब उसका वीडियो सामने आया तो इसको कई लोगों ने शेयर किया। इस वीडियो को शेयर करते हुए जो यहाँ पर आपको नाम लिखे हैं, इन लोगों ने कहा कि यह जो किसान की मृत्यु हुई है वह दिल्ली पुलिस की गोली से हुई है। और जब इन्होंने यह कहते हुए शेयर किया तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह गलत जानकारी देकर किया गया था। हालांकि बाद में यह ट्वीट इन लोगों ने हटा लिए, लेकिन जब पूरा देश देख रहा था कि आखिर क्या क्या हो रहा है दिल्ली में, चाहे वह गणतंत्र दिवस पर जो हमारी झांकियां निकलती हैं उसको देखने का बात हो या फिर जो किसानों को लेकर देखने की बात हो, तो उस समय इन लोगों ने क्या किया, यह शेयर किया। अब जो वो पुलिस का कहना था कि नहीं यह तो गलत चीज है, वह उनका जो किसान की जो मृत्यु हुई थी वह तो ट्रैक्टर पलटने की वजह से हुई थी, जबकि यहां पर कहा गया था ट्वीट करके वीडियो को शेयर करते हुए कि किसान की जो मृत्यु हुई है वह दिल्ली पुलिस की गोली से हुई है। कुल मिलाकर यह जो कि बात बढ़ी और उपद्रव और तनाव के माहौल में बिना पुष्टि किए गलत जानकारी लोगों तक पहुंचाने और साथ ही साथ हिंसा को भड़काने की कोशिश करते हुए इस घटनाक्रम को, अर्थात जो ट्वीट ये लोगों ने किया था उसको देखा गया और यह कहा गया कि हिंसा भड़काने वाला कार्य है, गलत जानकारी को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास है।
और इसी के कारण इन लोगों के खिलाफ कई स्थानों पर यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में क्या किया गया, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। और इन एफआईआर में एक कॉमन चीज थी, वह था राजद्रोह या फिर राष्ट्रद्रोह का आरोप। अर्थात इनके ऊपर आरोप लगा कि क्या कर रहे हैं, राष्ट्रद्रोह जैसी गतिविधियों में संलिप्त हैं। अब जब यह केस हुआ तो इसके बाद ये लोग क्या हुए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा कि जो हमारी गिरफ्तारी हो की जा सकती है, जो एफआईआर हुआ है उस पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अभी गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है और चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस ए एस बोपन्ना और अन्य जस्टिस की पीठ ने कहा कि 2 हफ्ते बाद सुनवाई की जाएगी, तब तक गिरफ्तारी पर क्या है, राहत मिलेगी। इसके अलावा पीठ ने थरूर और अन्य द्वारा एफआईआर को रद्द करने की भी मांग का जिक्र हुआ कि ये जो एफआईआर की गई है राष्ट्रद्रोह का, इसको रद्द किया जाए। तो इसके लिए क्या किया गया है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों को नोटिस जारी करके उनका पक्ष रखने के लिए कहा गया है कि आप बताएं कि आखिर जो राष्ट्रद्रोह का यह आरोप लगा है वह क्यों लगाया गया है, क्या क्या परिस्थितियां में है। इस घटना के बाद अब क्या हो रहा है कि जो देशद्रोह का कानून है उस पर बहस प्रारंभ हो गई है और बहस इस पर हो रही है कि क्या अभी भी इस कानून की आवश्यकता है। अगर यदि इस कानून की आवश्यकता है भी तो आखिर उसकी वस्तु स्थिति क्या होगी, अर्थात उसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या होगी, किस कंडीशन में यह होना चाहिए। तो पहली बात तो इस मुद्दे के कारण राष्ट्रद्रोह का जो आरोप लगा है, तो जिसके तहत क्या किया गया है, इन लोगों का कहना है कि इन्होंने राष्ट्रद्रोह जैसी कोई गतिविधि नहीं की है, इन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का प्रयोग किया है, ना कि इनका उद्देश्य, इनका कहना है कि ना कि इनका उद्देश्य क्या था कि हिंसा को भड़काना या फिर किसी सरकार के खिलाफ अस्थिरता उत्पन्न करना। इनका कहना है कि हमने जानकारी शेयर की थी, हमें जो लगा कि यह घटनाक्रम ऐसा हुआ है, हमने उसी हिसाब से क्या किया था, ट्वीट किया था। जब हमें पता चला कि जो हमने वीडियो शेयर किया है और उसमें जो हमने बातें लिखी हैं वह पूरी तरह सही नहीं है, तो हम लोगों ने क्या किया, ट्वीट हटा लिया। तो इनका कहना है कि जब हम यह मान रहे हैं कि हमने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की है जो सरकार या फिर राष्ट्र के विरोध है, तो हमारे ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस कैसे लगाया जा सकता है। तो पहला मुद्दा जिसकी वजह से यह राष्ट्रद्रोह का मुद्दा चर्चा में बना हुआ है। दूसरा है कि इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, इस माह के प्रथम सप्ताह में भारतीय दंड संहिता की धारा 124A, इसी के तहत क्या होता है, राष्ट्रद्रोह का केस लगता है। इसी के तहत क्या हुआ है कि राष्ट्रद्रोह जैसे कानून को भारत के संविधान के विपरीत बताकर क्या किया गया है, एक याचिका डाली गई है। याचिका में यह कहा गया है कि अब इसे समाप्त किया जाना चाहिए। अर्थात जो यह किसानों का मुद्दा है वो तो चर्चा में चल ही रहा है, उसमें जो अभी इन लोगों ने मांग की है, जिनके ऊपर आरोप लगा था, वह तो चर्चा में है। इसके अलावा अलग से क्या किया गया, याचिका दायर करके कहा गया है कि यह जो 124A के तहत जो राष्ट्रद्रोह या देशद्रोह का यह जो मुकदमा चलाया जाता है, यह किसी भी तरह से लोकतंत्र के हित में नहीं है। दलील में कहा गया है कि धारा 124A जैसी जो कानून है, यह औपनिवेशिक कानून है जो कि वर्तमान समय के लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल नहीं है और इनकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमें मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने और उसे बढ़ावा देने की जरूरत है। और जब ये मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं तो इसमें 2 प्रकार के अधिकारों की बात कर रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि जो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है उसकी रक्षा होनी चाहिए, आर्टिकल 19 की बात कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं आर्टिकल 21 के तहत, इसमें क्या होता है, जो राष्ट्रद्रोह का आरोप होता है इसमें व्यक्ति का जीवन क्या होता है, हाशिए पे चला जाता है और इसके तहत जब तक सुनवाई होती तब तक जेल में रहना होता है, क्योंकि इसमें जमानत भी नहीं मिलती। तो उनका कहना है कि ये जो कानून औपनिवेशिक काल में बना था, अंग्रेजों के समय बना था, इसको हमें नहीं ढोना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, इस कानून को हटा देना चाहिए। तो यह याचिका भी डाली गई। याचिकाकर्ता ने कहा है कि कानून की अवहेलना करके, अर्थात यह जो राष्ट्रद्रोह का कानून है इसकी अवहेलना करके पुलिस क्या करती है, पत्रकारों, महिलाओं, बच्चों, छात्रों और अन्य लोगों के खिलाफ अंधाधुंध और गैर कानूनी तरीके से उपयोग करती है इस कानून का, राष्ट्रद्रोह के कानून का। और इससे आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए के तहत क्या होता है, और ठीक इसी तरह अनुच्छेद 21 का क्या होता है, उल्लंघन होता है। इस तरह से हमें यह सोचना चाहिए कि इस कानून की क्या आवश्यकता है,
ये याचिकाकर्ता ने कहा। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो कानून है लोगों के अंदर क्या कर रहा है, भय उत्पन्न कर रहा है, डर उत्पन्न कर रहा है, जिससे लोग क्या कर रहे हैं, सरकार की नीतियों की आलोचना से भी डर रहे हैं। जबकि सरकार की आलोचना करना या उससे असहमति प्रकट करना हर लोकतंत्र का एक वैल्यू है। तो याचिकाकर्ता का कहना है कि जब हम इसको वैल्यू मानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं तार्किक तरीके से, तो फिर आखिर ये जो राष्ट्रद्रोह का केस है, सेडिशन का केस है, इसकी क्या आवश्यकता है, इसको हटा ही दिया जाना चाहिए। और इसमें उन्होंने मांग की है कि हमें क्या करना चाहिए कि न्यायपालिका को हस्तक्षेप करके इस कानून की संवैधानिकता को ही खत्म कर देना चाहिए। अब देखिए, ये तो हमने समझा कि चर्चा में क्यों है। अब वर्तमान स्थिति में देखते हैं तो वर्तमान समय में भारतीय दंड संहिता अर्थात आईपीसी की धारा 124A के तहत राष्ट्रद्रोह क्या है, एक प्रकार का अपराध है, और जिसके तहत भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति मौखिक, लिखित और संकेतों द्वारा या किसी दृश्य के द्वारा जो है घृणा पैदा करना या फिर उसकी अवमानना करना या सरकार के खिलाफ उत्तेजना करने वाले को शामिल किया जाता है। और इसी के साथ अगर कोई व्यक्ति वैमनस्य उत्पन्न करता है, किसी प्रकार की शत्रुता सरकार से दिखाता है, सरकार के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देता है या सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करता है, तो उसके ऊपर क्या होगा, यह आर्टिकल आईपीसी की धारा 124A के तहत क्या होगा, राष्ट्रद्रोह का कानून लगेगा और उसके तहत उसको सजा होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक गैर जमानती अपराध है जिसमें 3 साल से लेकर उम्र कैद तक क्या हो सकती है, सजा हो सकती है। साथ ही साथ आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो यह एक कानून है जिसकी जो कठोरता है वह काफी ज्यादा है। जब कोई व्यक्ति यह आरोपित हो जाता है इसके तहत, तो उसको सरकारी नौकरी से हटना होता है, उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है जिससे वो बाहर ना जा पाए, और समय समय पर उसको अदालत में पेश होना पड़ता है। अब ये समझिए, इन लोगों का कहना यह है कि जब क्या होता है, किसी के ऊपर आरोप लगता है, केवल आरोप जब लगता है तभी क्या होते हैं, उसको कई तरह के उसके मौलिक अधिकारों से उसको वंचित कर दिया जाता है। तो इस कानून की क्या आवश्यकता है? खैर, अभी सभी चीजों को हम देखेंगे एक एक करके। इस कानून की आवश्यकता को अब देखिए किस रूप में बताई जाती है कि आखिर इस कानून की क्या आवश्यकता है। यह तो हुआ कि क्या है, कानून क्या है। अब है कि आखिर इस कानून के पक्ष में सरकारें क्यों खड़ी होती हैं। तो इनका कहना है, सरकारों का कहना है कि इसके माध्यम से, अर्थात ये जो राष्ट्रद्रोह का कानून है, इसके माध्यम से हम राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकते हैं, अलगाववादी प्रवृत्तियों को हम जो है कि रोकते हैं, आतंकवादी घटनाओं में जो लोग लिप्त हो सकते हैं उनको रोकते हैं, और इस तरह से राष्ट्र की सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए यह कानून जरूरी है। यह कानून लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को हिंसा और अवैध तरीकों से उखाड़ फेंकने के प्रयासों से भी क्या करती, बचाती है। तो उनका कहना है कि जब हम क्या करते हैं, इतने बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति राष्ट्र विरोधी कोई गुट, कोई समूह करे या अलगाववाद को बढ़ावा दे, आतंकवादी तत्वों को बढ़ावा दे, तो इन पर रोक लगाने के लिए हमें क्या होना चाहिए, राष्ट्रद्रोह का जो कानून है इसको कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि अगर ये कानून नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति, संगठन क्या होगा, चुनी हुई सरकार को हिंसा के माध्यम से अवैध तरीके से हटा सकता है। और उनका कहना यह है कि जब ऐसा होगा तो लोकतांत्रिक मूल्य और जो सरकार है लोकतांत्रिक को नहीं रह पाएगी और कई तरह की हिंसा हो सकती है। इस कानून के पीछे एक तर्क ये भी है कि यदि न्यायालय की अवमानना के लिए दंडात्मक कार्रवाई तार्किक है, तो फिर सरकार की अवमानना करने पर भी दंडात्मक कार्रवाई क्या होनी चाहिए, जो है आवश्यक होनी चाहिए, और यह भी तार्किक होना चाहिए। जैसे अगर मान लेते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि कोई जजमेंट दिया, उस पर आपकी सहमति और असहमति हो सकती है, लेकिन आप उसको पब्लिक डोमेन में इस तरह से नहीं कर सकते जिससे जो न्यायालय है उसकी अवमानना का केस आप पर है। तो उनका कहना है, अर्थात जो इसके तर्क में बात करते हैं, उनका कहना है कि जब न्यायालय की अवमानना पर किसी को सजा हो सकती है, तो सरकार की जो अवमानना है उसके द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों का पालन ना करना या सरकार को अस्थिर करना या सरकार से जो है कि द्वेष रखना, ये भी क्या है, एक तरह का अवमानना का ही कार्य है, और इस तरह से इस पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। और यह जो आर्टिकल जो धारा
है 124 ए इसको बने रहना चाहिए। इसके अलावा कहा गया है कि नक्सलवाद, माओवाद, अलगाववाद की समस्या भारत के कई राज्यों में अभी भी बनी हुई है और अगर हमको उसको रोकना है तो एक कानून की आवश्यकता हमें अभी भी होगी। तो यह तो समझा हमने तर्क में। अब हम विपक्ष में बाद में बात करेंगे। इसके पीछे का कारण यह है क्योंकि बहुत सी चीजें विपक्ष में आएंगे जिनसे आप अभी परिचित नहीं हो पाए। तो अभी तक हमने क्या समझ लिया कि चर्चा में क्यों है, कानून की स्थिति क्या है, क्या क्या उसके प्रावधान है, और फिर अब हमने उसके पक्ष में तर्क देख लिया। अब इसकी ऐतिहासिकता को देखते हैं, फिर विपक्ष में तर्क देख लेंगे, क्योंकि जो विपक्ष के तर्क हैं वह उसका संबंध इसकी ऐतिहासिकता से जुड़ा हुआ है। तो देखिए हुआ क्या था कि आपको पता है कि जो 17वीं शताब्दी, 16वीं और 17वीं शताब्दी है, इसमें ब्रिटेन भी कोई बहुत मजबूत या फिर संगठित नहीं था। आपने समझा होगा कि वहां पर भी स्कॉटलैंड को लेकर, आयरलैंड को लेकर कई तरह के संघर्ष चल रहे थे। तो 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन का खुद का मानना था कि उसकी जो मुख्य भूमि का जो क्षेत्र है वह क्या है कि राष्ट्र विकास के लिए आवश्यक है कि वहां पर कोई ऐसी गतिविधि ना हो जिससे ब्रिटेन की सरकार क्या कर जाए, खतरे में पड़ जाए। तो उनका अपना मानना था कि हमारे यहां एक ऐसा कानून होना चाहिए जिसके आधार पर हम सरकार के खिलाफ गलत धारणा रखने वाले या गलत तरीके से प्रयास करने वाले लोगों को क्या कर सकें, सजा दे सकें। अर्थात जो सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों से निपटने के लिए कानून होना चाहिए। तो यहां से इनका फिर उसके बाद फिर इन्होंने देखा इंडिया के संदर्भ में। तो आपको पता है कि हमारे यहां भी तो इस समय क्या था, ब्रिटिश सरकार अर्थात कंपनी का शासन था। तो जैसे जैसे कंपनी से सत्ता क्या हुई, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाने लगी, तो उनको लगा कि यदि हमें अपने हितों को संरक्षित करना है, अर्थात ब्रिटेन के हितों को संरक्षित करना है, तो भारत में भी ऐसे कानून की आवश्यकता है जिसके आधार पर वह सरकार विरोधी जो आवाज हैं उनको दबा सकें। अब इन्हीं को दबाने के लिए और इस प्रकार के कानून की आवश्यकता के संदर्भ में आपको पता है कि वर्ष 1837 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता वाले एक विधि आयोग ने सर्वप्रथम इस कानून का मसौदा अर्थात ड्राफ्ट तैयार किया था। हालांकि जो 1830 का ये जो दशक है, इस समय जो हमारे यहाँ जो नागरिक आंदोलन थे वो बहुत ज्यादा संगठित नहीं थे, हर जगह 1857 वाली कंडीशन नहीं थी। इस कारण इस मसौदा तो आ गया लेकिन इसको लागू नहीं किया गया। लेकिन जब कानून का ड्राफ्ट आ चुका है तो सरकार की उस पर नजर थी और वह इंतजार कर रही थी कि जैसे ही हमें अनुकूल समय मिले हम भारत में इस कानून को क्या कर दें, लागू कर दें। और ऐसा ही हुआ। सर जेम्स स्टीफन को वर्ष 1870 में स्वतंत्रता सेनानियों के विचारों का दमन करने के लिए एक विशिष्ट कानून की आवश्यकता हुई। आपको पता है 1857 की घटना इससे पहले हो चुकी है, कई तरह की जागरूकता से लेकर कई तरह के प्रयास हो चुके हैं। अतः उन्होंने कहा कि धारा 124 ए को क्या किया, भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 1870 के अंतर्गत क्या किया, आईपीसी के 6वें अध्याय में इसको शामिल करवा दे। अर्थात यहां से जो कानून है आईपीसी में आ गया, आईपीसी के 6वें अध्याय में आ गया। और जब यह कानून आया तो इसके बाद क्या हुआ, 19वीं और 20वीं शताब्दी में, क्योंकि 1870 का ये जो सदी कौन सी होगी, 19वीं सदी, तो 19वीं और 20वीं सदी के प्रारंभ में और उसके बाद भी इस कानून का ज्यादातर जो इस्तेमाल हुआ और जो हमारे भारतीय राष्ट्रवादी और जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके ऊपर किया गया और उनके लेखन और उनके भाषणों को आधार बनाकर उन पर राष्ट्रद्रोह के कानून लगाए गए। अब जो कानून लगाए गए उसमें कई नाम आप देख लेंगे, आज जो है कि भगत सिंह का नाम ले सकते हैं आप, बाल गंगाधर तिलक का नाम ले सकते हैं, अरविंद घोष का नाम ले सकते हैं, महात्मा गांधी का नाम ले सकते हैं। सबको क्या करना पड़ा, इस केस को अर्थात जो राष्ट्रद्रोह का कानून है इसको फेस करना पड़ा। बाल गंगाधर तिलक पर 3 बार, एक तो 1897, फिर 1908 और 1916 में 3 बार राष्ट्रद्रोह के उन पर मुकदमे चलाए गए थे। पहला जो उनका केस हुआ था उन पर जब ये लगाया गया था तो 1897 की घटना है और उन्होंने एक भाषण दिया था, उससे यह कहा जाता है कथित तौर पर कि उससे क्या हुई थी, हिंसा भड़की थी और 2 ब्रिटिश अधिकारियों की मौत हो गई थी। वह घटना क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मॉडर्न हिस्ट्री का काफी इंटरेस्टिंग वह एरिया है जहां से मैंने प्रश्न पूछा। उसके बाद जब महात्मा गांधी पर यह 1922 में चलाया गया तो उन पर आरोप लगा कि उन्होंने यंग इंडिया में राजनीतिक रूप से यंग इंडिया में वह लेख लिखते थे। इसमें उन्होंने 3 संवेदनशील जो लेख लिखे हैं
और इसके कारण उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। उन्हें 6 साल की सजा का भी जो है कि निर्णय दिया गया। जब यह सजा का निर्णय दिया गया तो गांधी जी ने क्या कहा था, यह आपके इथिक्स के पेपर में पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिए, मैंने आपसे कहा था प्रश्न क्या बनेगा मैं बताऊंगा। तो गांधी जी ने कहा था कि यह इस संदर्भ में कहा था कि सेक्शन 124 ए जिसके अंतर्गत मुझ पर आरोप लगा है आईपीसी के राजनीतिक वर्गों के बीच नागरिकों की स्वतंत्रता को दबाने के लिए रखे गए कानूनों का राजकुमार है। अब देखिए यह कैसे प्रश्न पूछा है। यह आपको स्टेटमेंट देकर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आज जो सेक्शन यह धारा 124 ए के तहत गांधी जी का जो यह कथन है इसको वर्तमान स्वरूप में आप कैसे देखते हैं, आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। यह आपसे पूछा जा सकता है इथिक्स के पेपर में भी, और यह आपसे निबंध वाले पेपर में भी पूछा जा सकता है। तो गांधी जी ने कहा कि यह जो कानून है क्या है, राजकुमार है कानूनों का, और इसका जो प्रयोग है वह राजनीतिक वर्ग और नागरिकों की जो स्वतंत्रता है उसका हनन इसके द्वारा किया जाए। दूसरा कानून जो कथन इसी कानून के संदर्भ में जब उनको सजा सुनाई गई तब उन्होंने दिया, यह कथन था कि कानून के जरिए लगाव को पैदा या नियमित नहीं किया जा सकता। अगर किसी का सिस्टम किसी व्यक्ति से लगाव नहीं है तो वह अपना असंतोष जताने के लिए पूरी तरह आजाद होना चाहिए, और हिंसा का और तब तक वह आजाद है जब तक कि उसकी असहमति हिंसा का कारण ना बन जाए। तो यहां पर गांधी जी क्या कह रहे हैं, यहां पर यह कह रहे हैं कि जो असहमति का अधिकार है, जो आलोचना का अधिकार है, वह एक लोकतांत्रिक अधिकार है और वह सबके पास होना चाहिए। वह तब तक हर व्यक्ति के पास है जब तक कि उसकी असहमति हिंसा में कन्वर्ट नहीं हो जाती। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, आप मुझे सजा सुना रहे हैं, मैं इसको गर्व के साथ स्वीकार करूंगा, लेकिन उन्होंने एक कथन कहे कि किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए असहमति के आधार पर जेल नहीं हो सकती, क्योंकि जो लोकतंत्र है वह असहमति का ही तो क्या है, एक विकसित रूप है। उसी असहमतियों में हम क्या करते हैं, समायोजन का प्रयास करते हैं। खैर, ये तो समझा हमने आजादी से पहले की कुछ घटनाओं को। तो भारत की स्वतंत्रता के लिए जब संघर्ष हो रहा था तो यह तो घटनाएं हुई, इसके अलावा कई घटनाएं थीं और सभी लोगों ने उस समय आलोचना की कि ये कानून नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम आजाद हुए तब भी ये कानून हम लोगों ने रखा था, और स्वतंत्र भारत में राष्ट्रद्रोह का जो पहला केस आया वो 1950 के दशक में ही आ गया, और यह आ गया 1953 में। और फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य केदारनाथ सिंह ने बिहार के बेगूसराय में एक भाषण तत्कालीन जो कांग्रेसी राज्य सरकार थी उसके खिलाफ दिया था, और राज्य सरकार ने राष्ट्रद्रोह का आरोप क्या किया, उनके ऊपर तय किया। अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि देश और देश की सरकार के मध्य अंतर है। देखिए कितनी बड़ी बात है, यहां पर कहा गया, अदालत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो देश है और देश की सरकार है दोनों में अंतर है। कोई व्यक्ति अगर देश के खिलाफ करता है कार्य, कोई देश को तोड़ने का कार्य करता है तो वह देशद्रोह है, लेकिन देश की जो सरकार है अगर वह उसकी आलोचना करता है, उसके खिलाफ कुछ बोलता है तो यह क्या है, राष्ट्रद्रोह नहीं है। अर्थात जो हमारा पहला प्रमुख केस आया था उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था। लेकिन बावजूद इसके अभी मैं आपको डेटा दूंगा, आपको पता चलेगा इस कानून का खूब दुरुपयोग हुआ है। खैर, यहां पर अंतर स्पष्ट किया गया देश और सरकार के बीच, और फिर यह कहा गया कि किसी भी परिस्थिति में, ध्यान दीजिएगा शब्द ये जो मैं अंडर कोट कर रहा हूं, किसी भी परिस्थिति में सरकार की आलोचना करना राजद्रोह के अंतर्गत नहीं आएगा, और यह बात कोर्ट ने कह दिया। फिर उसके बाद जो है कि यह जो मामला था, इसी मामला को बोला जाता है केदारनाथ बनाम बिहार राज्य सरकार केस, जो इसका जजमेंट आया है 1962 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार का आलोचना या प्रशासन पर टिप्पणी करने से राजद्रोह का मुकदमा नहीं बनता। इस कानून का प्रयोग तब हो जब सीधे तौर पर हिंसा को भड़काने का मामला बनता हो, तभी हो। तो कुल मिलाकर केदारनाथ सिंह पर जो आरोप लगा था वो उससे क्या हो गए, बरी हो गए। उसको माना ही नहीं गया कि वह क्या है, कि ऐसा केस है जिस पर राजद्रोह लगा सकता। उसके बाद दूसरा केस आया, जितने केस मैं बता रहा हूं आप इनको जब अपने मुख्य परीक्षा की कॉपी में कोट करते हैं तो आपका आंसर क्या होता है, प्रभावी हो जाता है। तो बलवंत सिंह का केस आया। तो हुआ क्या था कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या वाले दिन
क्या हुआ था, चंडीगढ़ में बलवंत सिंह नाम के एक शख्स ने अपने साथी के साथ मिलकर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। अब आपसे मैं पूछता हूं कि अगर कोई खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए तो आपके हिसाब से क्या होगा, वो राष्ट्रद्रोह का मामला बन जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नजर में वह नहीं है। इस मामले में राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला और इसका जो जजमेंट आया वो 1995 में आया और इसका नाम था, ये जो जजमेंट आया या जो केस था, बलवंत सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महज नारेबाजी करने से, अर्थात कोई अगर नारा लगाता है तो उससे राजद्रोह का मामला नहीं बनता है और ना बनना चाहिए। वर्ष 2007 में फिर से एक मामला आया और यह जो मामला था यह तब सामने आया जब मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर विनायक सेन पर नक्सलियों का संदेश वाहक होने का आरोप लगाकर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि वर्ष 2009 में कोर्ट ने क्या किया, बिना शर्त उनको जमानत दे दी। वर्ष 2010 में फिर एक घटना हुई। राजनीतिक कार्टूनिस्ट और कार्यकर्ता असीम त्रिवेदी ने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तरह कई तरह के कार्टून लिखे और उसके कारण उन पर क्या हुए, राजद्रोह का आरोप लगाया गया और विरोध जब बढ़ने लगा तो आरोप को वापस ले लिया गया। तो यह कहा जा रहा है कि जब इस तरह की चीजें होती हैं तो फिर ये जो राजद्रोह का केस है जिसको हम देख रहे हैं कि इसमें कोई ऐसा केस नहीं आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कहा हो कि ठीक है तुमको सजा मिलनी चाहिए, और वह सजा तब मिली है जबकि लगता है कि इस व्यक्ति या इसके साथ वाले लोगों ने राष्ट्र के खिलाफ जो है कि कुछ किया है, ना कि असहमति प्रकट करना, ना तो अपना कोई स्पीच देना, ना कोई अभिव्यक्ति की बात पर। देखिए, एक आपने इनका नाम सुना होगा, न्यायविद हैं, काफी जाने माने, राम जेठमलानी। इन्होंने कहा यह उन कानूनों में शामिल है जिसका सर्वाधिक संभावित जो है कि दुरुपयोग हुआ है और सरकार इसका उपयोग आलोचना को दबाने के लिए करती आई है। लोकसभा के जो पूर्व महासचिव और संविधान के विशेषज्ञ माने जाते हैं वह पीडीटी आचार्य कहते हैं, हम ऐसे वक्त में राजद्रोह के मुकदमे दायर कर रहे हैं जब इस काले कानून को दुनिया भर के अधिकांश लोकतंत्र में या तो खत्म कर दिया गया है या उसको एकदम शिथिल कर दिया गया। न्यूजीलैंड इस कानून से मुक्त हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया इसे सीमित कर चुका है, ब्रिटेन जिसने कानून बनाया था अपने यहां से उसको 2009 में समाप्त कर चुका है, स्कॉटलैंड ने 2010 में कर दिया था, इंडोनेशिया 2007 में कर चुका है और कई अन्य देश अगर आप देखेंगे तो उनके यहां इस प्रकार के कानून नहीं है। 2018 में विधि आयोग ने हमारे यहां कहा कि सरकार की आलोचना पर राजद्रोह नहीं लगाया जा सकता। यह तभी तार्किक है जब हिंसा और अवैध तरीके से क्या हो, सरकार को अपदस्थ करने अर्थात हटाने का इरादा हो, तभी यह किया जाना चाहिए। बावजूद इसके देखिए इतनी चीजें, इतने तथ्य आने के बाद मैं आपको बताता हूं कि कितने केसेस आए। ठीक इसी तरह से इस आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर की बात है, फरवरी 2020 में बेंगलुरु में एक 14 वर्षीय अमूल्य लियोना नाम की एक नाबालिग लड़की पर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगा, क्योंकि उसने क्या कहा था, हिंदुस्तान जिंदाबाद के साथ उसने क्या था, पाकिस्तान जिंदाबाद, अर्थात हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते ही उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, तो उसका क्या कहना था कि मेरा जो नारा है वह दो देशों को जोड़ने का, उनकी विदेश नीतियों में सामंजस्य स्थापित करने का और एकजुटता दिखाने का है, ना कि हमने हिंदुस्तान से ऊपर पाकिस्तान को रखा है। अब जब इस मामला कोर्ट में गया तो यहां पर जस्टिन मदन बी लोकुर ने जो स्टेटमेंट दिया उसको सुन। उन्होंने कहा कि क्या एक टीन एजर लड़की के 2 बार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने से कोई सरकार गिर गई? तो फिर अगर सरकार नहीं गिरी तो जो सिटीजन अर्थात जो राष्ट्रद्रोह का चार्ज है इसका लगाने का क्या मतलब है? और यहां पर फिर यह हुआ कि नहीं, इस आधार पर राष्ट्रद्रोह नहीं लगाया जा सकता। अब देखिए मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं। वर्ष 2014 से 2016 तक देश में सिटीजन अर्थात राष्ट्रद्रोह के 112 केस रजिस्टर किए गए, 2017 में 51 केस रजिस्टर किए गए और 2018 में 70 केस रजिस्टर किए गए। तो आप कहेंगे कि ठीक है, क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि इसमें से 90% केसेस में पुलिस जो है कि चार्जशीट भी दायर नहीं कर पाई, बाद में उसकी सुनवाई तो और बाकी आरोप तय होना, तो अर्थात आरोप लगा दिए लेकिन उसमें जो है कि पुलिस कोई भी चीज प्रूव करने में असफल है।
अगर आप देखेंगे कितने लोगों पर आरोप तय होता है तो इसका जो रेशियो दिखाई देगा 100 में से 2 से 3 लोगों पर ये क्या होता है, आरोप तय हो पाता है। अब सोचिए जिनके ऊपर आरोप तय हुआ, जिन्होंने ऐसी कोई एक्टिविटी की, वो तो ठीक है, उनको सजा मिलनी चाहिए, बाकी लोगों का क्या, बाकी लोगों पर तो आरोप लग चुका। तो अब आप समझ पाए होंगे कि आखिर ये मुद्दा है क्या। तो अब समझते हैं कि विपक्ष में तर्क क्या है, क्यों यह कहा जाता है कि अब इस कानून को हटा। तो पहला यह है कि ये जो औपनिवेशिक विरासत का कानून है, वर्तमान मजबूत लोकतंत्र और एक ऐसे लोकतंत्र जिसका संविधान हमने बनाया, जिसके कानून को हमारे यहाँ की संसद बनाती है, जिसके लिए हमने स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की है, ऐसे कानून की आवश्यकता नहीं है। और यह भी कहा जाता है कि जो औपनिवेशिक कानून बनाया गया था उसका उद्देश्य क्या था कि भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता उसको दाबा जाए, जबकि लोकतंत्र वर्तमान समय में हमारी आवश्यकता क्या है कि लोकतंत्र की मजबूती को बढ़ाया जाए। और ये कैसे होगा, जब हम अधिक से अधिक जो है कि क्या करेंगे, अधिकार देंगे। और अधिकार देने के लिए हमें क्या करना होगा, आलोचना और असहमति का अधिकार भी देना होगा, जो कि दिया भी गया है। तो कहना यह है कि जो हमारा डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, आइडियाज हैं, उसमें आवश्यकता है कि हम लोकतंत्र की मजबूती की ओर बढ़ें, ना कि ऐसे तथ्यों, ऐसे कानूनों को ढोएं जो कि लोकतंत्र को दबाने का कार्य करता है। दूसरा है विपक्ष में तर्क, इसकी कोई निश्चित व्याख्या नहीं है और इसके कारण स्पष्टता का अभाव रहता है, और इसके कारण जो पुलिसकर्मी हैं या जो प्रशासन है या सरकार है इसका दुरुपयोग करती है। दूसरा, ये अगला तर्क है कि यह कहा जाता है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए आवश्यक है। तो यह भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए अगर कोई कानून है तो ठीक है, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है। दूसरा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए हमारे पास ऑलरेडी क्या है, यूएपीए अर्थात अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2019 तो हमारे पास है ही है। जब एक कानून हमारे पास यूएपीए है जो कि काफी अपने आप में मजबूत है, सॉलिड कानून है, फिर हम इस कानून को क्यों ढोएं जिसका उद्देश्य, जिसकी नियति ही क्या थी, गलत थी। दूसरा, अगला इसके विपक्ष में तर्क दिया जाता है कि इसका जो प्रयोग होता है वो राजनीतिक प्रयोग ज्यादा होता है, अर्थात जैसे ही सरकार बदलती है वो अपने विपक्षी दल को क्या करती है, टारगेट करती है। और इससे क्या होता है, हमारा जो डेमोक्रेसी में जो हमारी सहभागिता है या जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसमें हमारी रैंक कमजोर होती है। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 पर मैंने आपसे बात किया था, काफी डिटेल में बताया था किन किन आधारों पर भारत की रैंकिंग कम हुई उसको बताया। अब आप मुझे बताइए कि भारत की रैंक कितनी है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप इसको ऐसे जोड़ लीजिएगा। फिर यह है कि अगला इसके विपक्ष में तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के क्या है, यह अनुकूल नहीं है। जब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुकूल नहीं है तो आप कहेंगे इसमें क्या दिक्कत है। दिक्कत यह है कि जब आपकी डेमोक्रेसी, जैसे हम लोग कहते हैं कि हम विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, सबसे अच्छी डेमोक्रेसी हैं, तो यह भी तो होगा एक पैमाना, वैश्विक भी तो होगा कि आखिर क्या विश्व में ऐसे कानूनों को अब स्वीकार किया जा रहा है। तो उत्तर होगा नहीं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशद्रोह जैसे कानूनों को शिथिल कर रहे हैं और बहुतों ने समाप्त कर दिया है। तो हमें भी लोकतंत्र की मजबूती की ओर बढ़ना है तो हमें क्या करना होगा, अपने कानूनों को उसी के हिसाब से समायोजित करना। फिर प्रश्न आएगा आगे की राह क्या है। तो देखिए आगे की राय यह है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा हम जो लोकतंत्र हैं, इसमें भाषण और अभिव्यक्ति अर्थात हमारे स्पीच देने की, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर कोई लोकतंत्र जीवंत है तो उसकी जीवंतता का पता कैसे चलता है कि आप असहमतियों को कितने मुस्कुरा कर सुनते हैं। तो इस तरह से जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसकी यह आवश्यक है लोकतंत्र के लिए, और यह तभी हो पाएगा जब हम क्या करें, ऐसे कानूनों का प्रयोग हम क्या करें, कम करें, ऐसे कानून जो कि क्या करते हैं, जो हमारे स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को शिथिल करते हैं या फिर जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत होने से रोकते हैं, ऐसे कानूनों का प्रयोग क्या किया जाए, कम किया। अगर करना भी है तभी किया जाए जब हमारे पास स्पष्ट तथ्य हो और पूरा आरोप तय करने के हमारे पास पर्याप्त आधार हो, ना कि इसलिए कि चलो कुछ नहीं है इसको इस केस में डाल देते हैं। मैं बहुत से नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर आप पिछले 6 महीने में देखें तो कई लोगों पर ये आरोप लगाए गए, लेकिन जो है कि इसका कोई रिजल्ट नहीं आ पाए, अर्थात आरोप जो है कि सिद्ध नहीं हो पाए। दूसरा कि आगे की राह में हमें सबसे पहले हमने क्या समझा कि ये जो कानून है इसका प्रयोग ना के बराबर किया जाए, तभी किया जाए जब बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें लोकतंत्र की मजबूती की ओर आगे बढ़ना।
अगला जो हम जिस तर्क पर हमें बात करना वो है कि हम क्या कर रहे हैं, संवेदनशील पुलिस प्रशासन की ओर हमें बढ़ना चाहिए। आपको पता है माननीय प्रधानमंत्री से लेकर हर जो है लोग यही कह रहे हैं कि हमारी पुलिस प्रणाली संवेदनशील हो। संवेदनशील तब होगी जब उसको क्या होगा कि लोगों से जुड़ा होगा और लोगों के अधिकारों के प्रति सम्मान होगा। तो लोगों के प्रति अधिकार देने की आवश्यकता है, पुलिस को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। उसके लिए जरूरी है कि जो कानून लोकतंत्र को या फिर मौलिक अधिकारों को रोकते हैं उनका कम से कम प्रयोग किया जाए। फिर यह है कि बदलती आवश्यकता अनुसार अब इस कानून की समीक्षा की क्या है आवश्यकता है। तो अगर चाहें तो जैसे विधि आयोग इस पर अपनी रिपोर्ट दे चुका है, हम एक विधि आयोग का गठन कर सकते हैं, एक कमेटी का गठन कर सकते हैं और उससे हम समीक्षा की उम्मीद कर सकते हैं। और फिर हमें वर्तमान समय में देखना होगा कि क्या यह जो औपनिवेशिक कानून है क्या रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए। आई होप आप समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।